नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई पेपर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 4.0 में जो आने वाले नोटिफिकेशन है उसमें जो 22 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के, उन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो आज जो है उसी से संबंधित एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट 4, यानी आज जो हम चौथा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, या 6 to 8 का कर रहे हो, या 9 to 10 का कर रहे हो, या 11 to 12 का कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी क्वालिफाई पेपर जो पूछा जाता है 30 प्रश्नों का, उसमें जो 22 प्रश्न हिंदी के रहता है वही 22 प्रश्नों का हम लोग इसमें अभ्यास करने वाले हैं। यानी आपके मेरिट में जो है क्वालिफाई पेपर का बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने देखा TRE 2 में और 3.0 में दोनों एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई पेपर का एक महत्वपूर्ण भूमिका था। तो वही क्वालिफाई पेपर को आपको तैयारी कराने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप एक एक प्रश्नों को देखिएगा और 22 प्रश्न में आप कितना सही कर पाते हैं वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्वालिफाई पेपर आपके लिए बहुत मायने रखता है। जब तक आप क्वालिफाई में अच्छे स्कोर नहीं कर पाइएगा तो मेरिट बनने में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो उससे आपको बचना है। और क्वालिफाई पेपर के लिए लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, तो उसमें आपको प्रत्येक दिन देखते जाना है। सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई पेपर का संपूर्ण तैयारी हो तो व्याकरण का 35 जो लेक्चर दिया गया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही सामान्य हिंदी के नाम से 15 वीडियो डाला हुआ है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सामान्य हिंदी के नाम से। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपका क्वालिफाई पेपर का चिंता खत्म हो जाएगा। संपूर्ण तैयारी आपकी क्वालिफाई पेपर की हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो क्वालिफाई पेपर के लिए कहीं अलग से क्लास या प्रैक्टिस सेट या कोई अन्य चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यानी क्वालिफाई पेपर जो हिंदी है उसके 22 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए जो वीडियो है अनिवार्य है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो आपके नज़दीक में है, कोई अन्य सब्जेक्ट से भी तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का, विज्ञान का, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी मैथिली जो बोली है बिहार का एक मैथिली जो बोली है उसके प्रसिद्ध कवि कौन हैं, उसके बारे में आपका जो है प्रश्न पूछा हुआ है। 5 विकल्पों का प्रश्न रहता है। चौथा और 5वां विकल्प उलझाने वाला रहता है, उससे आपको बचना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है मैथिली बोली के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। तो देखिए मैथिली बोली के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो विद्यापति हैं। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प क पहला प्रश्न का सही आंसर है। विद्यापति की जो रचना है विद्यापति पदावली, वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। और इनकी और रचना में कीर्ति रता है, कीर्ति पताका है। तो ये महत्वपूर्ण रचना है। और ये जो है आदिकाल के कवि हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, आदिकाल के कवि हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के हैं। अमीर खिसरो भी आदिकाल के हैं। सूरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो इतनी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अवधी का लोकप्रिय महाकाव्य है, यानी अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अवधी भाषा का जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो रामचरितमानस है।
रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना जो है तुलसीदास ने किया है, यानी तुलसीदास इस पुस्तक के रचनाकार हैं। इस पुस्तक में 7 खंड हैं, यानी रामचरितमानस जो है 7 कांडों में विभाजित पुस्तक है। तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी निम्न में जो प्रश्न दिया गया है उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न पूछा जाता है नहीं है, तो उन सारे प्रश्नों को पढ़ने से पहले जब है 2 बार 3 बार देख करके अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा तो सही होगा। तो देखिए देवता का जो पर्यायवाची शब्द है सूर्य, निर्जर और देव, तीनों जो है देवता का पर्यायवाची शब्द है और यहाँ जो है नहीं पूछा है। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों देवता के पर्यायवाची शब्द हैं और यहाँ नहीं पूछा है, तो विकल्प अंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, यानी वो कौन सा ध्वनियाँ हैं जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इस तरीक़ा के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको देना ज़रूरी होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा उतना आपकी तैयारी को गति प्रदान मिलेगा। तो चौथा प्रश्न जो है उसका सही आंसर जो है स्वर के बाद आने वाले नासिक की ध्वनियाँ जो है अनुस्वार कहलाती है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। तो ये प्रश्न इस टाइप के प्रश्न जो है बीपीएससी 2.0 में पूछे गए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है, यानी ससुराल जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए ससुराल शब्द में जो है आर प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सारे प्रत्यय आदि जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को देखना होगा, यानी व्याकरण को आपको अच्छे से देखना होगा। अगर आपके पास व्याकरण की पुस्तक है कोई भी प्रकाशन की तो अच्छी बात है, नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का पुस्तक आप ले सकते हैं, वीडियो के टैग में भी लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, इससे आपकी तैयारी लगभग हो जाएगी। और हिंदी जंक्शन चैनल पे जो है हर एक टॉपिक का अच्छे ढंग से समझाते हुए बताया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, यानी वो कौन सा समास है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो अंतिम पद प्रधान वाले जो समास हैं वो तत्पुरुष समास आते हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। और तत्पुरुष में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो कारक के चिन्ह हैं वो छुपे हुए रहते हैं, विग्रह कीजिएगा तो कारक चिन्ह छुपे हुए रहते हैं, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, यानी आपको बताना है कि टीका का अर्थ कौन सा नहीं है। तो देखिए टीका का जो अर्थ होता है वो पार्श्व जो है नहीं होता है, बाकी फरदान और तिरक दोनों जो है टीका का सही अर्थ है और नहीं पूछा है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। के द्वारा किसका कारक चिन्ह है, यानी कारक आप पढ़े होंगे तो उसमें के द्वारा जो चिन्ह है यानी प्रसर्ग जो है के द्वारा वो किस कारक का चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है आपको बताना है। तो देखिए जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है बनाना, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो आपको व्याकरण के हर एक टॉपिक को देखना चाहिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार 4.0 में थोड़ा सा अंदर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आपको बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है क्योंकि सीटें कम रहेगी और जो है कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो देखिए के द्वारा जो प्रसर्ग है वो करण कारक के लिए आता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी करण कारक का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं, यानी आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर
कौन है, यानी ह्रस्व स्वर कौन है। तो अगर विकल्प देखिएगा तो अ और ई दोनों ह्रस्व स्वर हैं, ई और उ ये भी हैं, और री और आ ये भी हैं। तो तीनों के तीनों जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। तो विकल्प इसका कौन सा सही होगा आप खुद बताइए। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ह्रस्व स्वर हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन हैं, यानी महाप्राण व्यंजन कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, आप वर्णमाला जब पढ़े होंगे तो अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ये सारे जो है वर्णों को देखे होंगे। तो उसमें जो आपको पता होगा तो ख और घ जो है महाप्राण व्यंजन है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? हिंदी अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, यानी अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं ये आपको बताना है। तो अगर हिंदी पढ़े होंगे वर्णमाला को अच्छे से तो आपको पता होगा अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 है, जिसमें य, र और व ये जो है अंतःस्थ व्यंजन है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, यानी शांत रस का अस्थायी भाव क्या है वो आपको बताना है। तो रस वाले टॉपिक में ये बताया गया है कि हर एक रस का अस्थायी भाव होता है। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो अस्थायी भाव है निर्वेद हो जाएगा, यानी विकल्प को इसका सही आंसर होगा। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। तो रस वाले टॉपिक आप देखिएगा तो विस्तार से समझाया हुआ है, तो एक एक चीज़ों को आपको देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुक्तिवाद का संबंध किससे है? भुक्तिवाद का संबंध किससे है? तो भुक्तिवाद का जो संबंध है वो भट्टनायक से है, यानी भुक्तिवाद का जो संरक्षक आचार्य हैं वो भट्टनायक हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न उठाया हुआ है। तो कभी कभार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए एक आध प्रश्न ऐसे रहेंगे जो समझ में नहीं आएगा, तो वैसा हम भी डालने का प्रयास किया है ताकि आपको थोड़ा सा कठिन लगे और ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला है आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है, यानी आश्रय की वो चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है अनुभाव, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। वो अनुभाव कहलाती है। विकल्प ख 14वां प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो काव्य पंक्तियां हैं उसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो वीति विभाव गिरिजामगिरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि के जैसा दिखाया गया है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शोकाकुल में समास की योजना है। तो शोकाकुल जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बतानी है। तो शोकाकुल यानी शोक में जो है व्याकुल रहता है पूरा परिवार जो शोकाकुल है। तो इसमें जो है कर्ता कारक चिन्ह जो है छुपा हुआ है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है। तो निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, तत्सम शब्द का अगर बात करें तो तेर, तर्जनी, खीर। तो तेर जो है वो तेर और खीर ये सब जो है तद्भव शब्द हैं। तर्जनी जो है तत्सम शब्द है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित, यानी गद्यांश को पढ़ना है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको बनाना है। तो चलिए गद्यांश को हम जो पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।
आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश भी कभी कभी पूछ देता है, दो गद्यांश तक पूछा जा चुका है क्वालिफाई पेपर में। अगर आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन को तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन में जो है दो गद्यांश पूछा जा चुका है। तो हम लोग एक एक गद्यांश को हर एक प्रैक्टिस सेट में देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है, और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सवित्री माता की उपासना से विमुख ना होना। अब जो ये गद्यांश है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए 18वां प्रश्न पूछ रहा है, किस मिट्टी से देह बनी है। तो किस मिट्टी से देह बनी है, तो भारत की मिट्टी से जो है देह बनी हुई है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश का एक नियम कहता है कि गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है। गद्यांश में जौन चीज़ का चर्चा किया है उसी चीज़ को आप जो है आंसर में टिक कीजिएगा तो सही होगा। अगर अपना मन से दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो गद्यांश के अनुसार ही आपको सोचना है। आगे है, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है। तो किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है, तो देखिए गंगा का जल पीने का उल्लेख है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। तो किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है, तो सरस्वती की कोख से जन्म लेने की बात कही गई है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से देखना है क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और जब तक आप अच्छे से देखिएगा नहीं तब तक प्रश्न सही नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात की गई है, तो इसमें जो बात की गई है वो सवित्री माता की उपासना की बात की गई है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम और 22वां प्रश्न देखते हैं। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। लेखक जो है वो किसके गौरव की बात कही है इसमें, तो भारत माता के गौरव की बात की है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष क्वालिफाई पेपर जो बीपीएससी 4.0 आने वाली है उसी का क्वालिफाई पेपर का प्रैक्टिस सेट 4 उपलब्ध करवाया और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जब तक आप क्वालिफाई पेपर को अच्छे से आंखों से सामने से नहीं गुजारिएगा तो थोड़ा सा कठिनाई की सामना करनी पड़ सकती है। तो आप प्रत्येक दिन सुबह में 6 बजे लगभग कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाए। वहां से प्रत्येक दिन आपको देखते चलना है और लगभग हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, प्रीवियस सेट देख लेंगे तो तैयारी क्वालिफाई पेपर की अच्छी ढंग से हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कितना सही हुआ आप इसमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही जो है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।